जब कॉम्प्लेक्स लीगल इश्यूज रियल वर्ल्ड चैलेंजेस से टकराते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उन पे अपने ऑब्जर्वेशन देके उनको एक नई डायरेक्शन देते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ Prep Tutorials. So in this series, the first case we will be dealing with is State of Uttar Pradesh versus Anirudh. Now, this is a very important case with regards to POCSO Act and जो एज होती है कंसेंटिंग इंडिविजुअल्स की, उसको लेकर भी बहुत सारी चीजें आई थी। Also in this case, Romeo-Juliet clause was something that was highlighted and directed by the Supreme Court to the center. अब Romeo-Juliet clause क्या होता है, क्या डायरेक्शन थी, let's dive into it. First of all, the date of the judgment was 9 January 2026 and the bench comprised of Justice Sanjay Karol and Justice N.K. Singh. The key provisions and the key observation which were made were that determination of victim's age, जो victim होता है पॉक्सो के अंडर, जो victim है उसकी एज का जो डिटर्मिनेशन है वो ट्रायल स्टेज पे दिया जाना चाहिए, ना कि एट बेल स्टेज। ऑल्सो highlighting a very important point, the Supreme Court also gave a judicial notice that पॉक्सो एक्ट का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। पॉक्सो एक्ट की जितनी रेलेवेंस है, जो उसका जो उसका पर्पस था उसको ध्यान में नहीं रखते हुए उसका मिसयूज ज्यादा हो रहा है। एंड इट हैज बीन सर्कुलेटेड कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको एक डायरेक्शन दिया गया है कि वो कुछ लॉज लेकर आए जो रोमियो जूलियट क्लॉज के रिलेटेड हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फैक्ट ऑफ द केस। ऑन 2022 नवंबर 24 में विक्टिम की जो मदर थी उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई थी रिगार्डिंग कि उनकी जो 12 इयर्स डॉटर है वो किडनैप हो गई है। ऑल्सो अंडर सेक्शन 363 एंड 366 ऑफ आईपीसी, जिसके अंदर इलिसिट रिलेशनशिप या इलिसिट मैरिज के लिए भी उस पर प्रोविजन लगे थे, एंड सेक्शन 7 and 8 ऑफ पॉक्सो एक्ट विच वाज रिगार्डिंग सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट रिगार्डिंग दैट। ऑन 29 सितंबर 2023 ट्रायल कोर्ट ने अक्यूज की जो बेल एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया था। एंड जब मैटर्स हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने ड्यूरिंग बेल प्रोसीडिंग ये ऑब्जर्व किया, जब विक्टिम को बुलाया गया और उसकी जब स्टेटमेंट लिए गए तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट थे। द विक्टिम ने डिनाई कर दिया कि वो अंडर एज नहीं है, शी इज 18+ एंड शी वाज इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन विद कंसेंट। ऑल्सो दोनों ही क्लोज इन एज ग्रुप के थे एंड उसी के रिगार्डिंग उन दोनों में जो भी रिलेशन था वो कंसेंशुअल था। इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चीफ मेडिकल ऑफिसर को ये रिकमेंड किया कि वो डिटरमाइन करे कि विक्टिम की एज क्या है। अब ये जिस स्टेज पे था, जहां पे बेल प्रोसीडिंग चल रही थी, उस समय हाईकोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए कि चीफ मेडिकल ऑफिसर विद द प्रोसेस ऑफ ऑसिफिकेशन ये डिटरमाइन करे कि एक्चुअल एज ऑफ द विक्टिम क्या है। नाउ जब मैटर हाईकोर्ट ने 2024 8 मई को इंटरिम बेल दे दी तो कोर्ट ने एक और चीज ऑब्जर्व करी कि जो एज के डिटर्मिनेशन को लेकर चीजें हैं, जो कंटिंजेंसी है वो काफी ज्यादा है। तो उन्होंने एक वाइड कंटिंजेंसी नोटिस करी जिसमें विक्टिम एज का डिफरेंस है इन द स्कूल रिकॉर्ड्स एंड हर स्टेटमेंट्स। Also, her statements about the intimacy with the accused and the knowledge and her experience also was there, something that was taken note of. Now, when we see what the High Court has given judgment, the High Court directed the Chief Medical Officer to constitute a medical board. एक medical board बनाया जाए जिससे determination of victim age किया जाए। इससे एक फेलियर ऑफ पुलिस मैकेनिज्म का भी पता चलता है कि उन्होंने पहले स्टेज में एक प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट नहीं बनाई थी जिससे कि विक्टिम की एज पता चले। एंड ऑल्सो देयर वाज अ फेलियर इन डिटर्मिनेशन ऑफ एज एट द स्टेज व्हेन द फर्स्ट एफआईआर वाज बीइंग लॉन्च्ड और जब ट्रायल चल रहा था। इट वाज एट द बेल स्टेज जब डिटर्मिनेशन ऑफ एज की बात आई थी। सो कीपिंग दैट इन माइंड, जब मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो ये चीज भी एक इश्यू बनी। नाउ हाईकोर्ट ने जब ये डायरेक्शन दिए थे एक मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए, उसके साथ साथ में हाईकोर्ट ने एक जनरल डायरेक्शन भी दी गई थी स्टेट में कि सबसे पहले अगर कोई भी ऐसा मैटर आता है तो उसमें एज डिटर्मिनेशन पहले होना चाहिए और वो एज अ जनरल रूल अप्लाई करना चाहिए। इरिस्पेक्टिव कि क्या मैटर है कि क्या नहीं है, सबसे पहले एज डिटर्मिनेशन होगा एंड वो एक जनरल रूल की तरह स्टेट पे लगा दिया गया था। नाउ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी
एंड इश्यूज जो बन रहे थे वो ये थे कि वेदर व्हाइल एक्सरसाइजिंग बेल जुरिस्डिक्शन अंडर सेक्शन 439 ऑफ सीआरपीसी, हाईकोर्ट के पास क्या ऐसी पावर है जिससे वो जनरल और मैंडेटरी डायरेक्शंस बना सके रिक्वायरिंग द एज फॉर डिटर्मिनेशन अंडर एज डिटर्मिनेशन टेस्ट फॉर ऑल पॉक्सो केसेस। अब कोई भी पॉक्सो केस आता है, क्या एक जनरल डायरेक्शन टुवर्ड्स द स्टेट, हाईकोर्ट के पास में अंडर द 439 सीआरपीसी में ऐसा जुरिस्डिक्शन है कि वो बेल के लिए भी एज के लिए एक जनरल डायरेक्शन दे सके। Now, the second issue which was there was whether High Court, while deciding bail application, could expand its inquiry to determine broader legal question relating to investigation. तो again, jurisdiction पे ये question आया था कि जहां बेल की बात आती है, बेल की जब सुनवाई हो रही है, क्या हाई कोर्ट के पास में jurisdiction पावर में ये पावर है कि वो जनरल डायरेक्शन भी दे सकता है। थर्ड था कि whether such direction were beyond the limited scope of bail adjudication, and last था whether the High Court correctly interpreted statutory provision relating to age, जो कि section 94, section 164A and section 27 पॉक्सो में related to age है, क्या उसको लेकर High Court की डायरेक्शन वैलिड थे। अब इसी पे कोर्ट ने जो रीजनिंग दी है, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली चीज जो बताई थी कि एक डिस्टिंक्शन है बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एंड स्टैट्यूटरी पावर। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल पावर की बात करते हैं अंडर आर्टिकल 32, 226 एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है। जब वो उस जुरिस्डिक्शन से वर्क कर रहा होता है तब उसके हाईकोर्ट के पास पावर है कि वो एक डायरेक्शन दे सकता है। बट इस केस के अंदर वो एक स्टैट्यूटरी पावर यानी सेक्शन 439 के अंडर ऑपरेट कर रहे थे एंड इट डज नॉट एम्पावर देम कि वो एक डायरेक्शन दे सके टू द स्टेट। द हाईकोर्ट ने जस्टिफाई किया था कि डायरेक्शन जो उन्होंने दी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के अंडर आती है, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया कि नो, जो भी डायरेक्शन थी वो एक्सरसाइज उनकी स्टैट्यूटरी पावर हो रही थी अंडर सेक्शन 439 एंड स्टैट्यूटरी पावर उसी स्टैट्यूटरी लिमिट्स में ऑपरेट होनी चाहिए जिसमें वो है, ना कि वो अपने लिमिट को एक्सीड करके कॉन्स्टिट्यूशनल पावर की तरफ वर्क करनी चाहिए। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, इट कैन नॉट बी इनडायरेक्टली एक्सरसाइज इन गाइस ऑफ बेल जुरिस्डिक्शन, यानी जब बेल जुरिस्डिक्शन चल रहा है इनडायरेक्टली आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। Thus, डायरेक्शन वर हेल्ड टू बी बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन और अल्ट्रा वायरस, इसे बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन माना गया था एंड जो पावर जो एक्सरसाइज की है उसे कोरम नॉन जुडाइस भी कहा गया था, यानी बियॉन्ड बिफोर वन हु इज नॉट ऑथोराइज टू बी अ जज या फिर बियॉन्ड अथॉरिटी किसी ने जजमेंट दिया है उसको मानते हुए इसे कोरम नॉन जुडाइस का टैग दे दिया गया था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हाईकोर्ट की नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें तो इम्प्रॉपर एक्सपेंशन ऑफ बेल जुरिस्डिक्शन की बात की थी अंडर सेक्शन 439। नाउ अगेन ये बात हो रही है कि एज जो एक तो एज की बात हो रही है, दूसरी बात हो रही है कि कहाँ हाईकोर्ट की जो पावर है उसकी लिमिटेशन क्या है, कहीं वो अपनी पावर से ज्यादा अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड तो नहीं कर रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया था जो 439 की पावर है वो एक इम्प्रॉपर एक्सपेंशन ऑफ बेल जुरिस्डिक्शन हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट एक लिमिटेड जुरिस्डिक्शन होता है जिसमें वो ग्रांट कर सकते हैं या रिफ्यूज कर सकते हैं बेल को, इंपोज कर सकते हैं कंडीशंस को या फिर कैंसिल कर सकते हैं बेल को। ये तीन पावर अगर हाईकोर्ट एक्सरसाइज कर रहा होता तो वो उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर आती, लेकिन हाईकोर्ट ने ये नहीं करके जो एक जनरल डायरेक्शंस दी थी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल पॉक्सो केसेस में भी अप्लाई हुई थी, एक जनरल डायरेक्शन थी टू द स्टेट दैट इन फ्यूचर अगर कोई भी पॉक्सो केस आता है तो फर्स्ट मैंडेटरी एक डायरेक्शन दे दी गई थी फॉर एज, बट वो एक जनरल डायरेक्शन है एंड वो इस जुरिस्डिक्शन में नहीं आती। ऑल्सो इट क्रिएटेड अ प्रोसीजरल मैंडेट बियॉन्ड स्टैट्यूटरी प्रिस्क्रिप्शन, एक प्रोसीजरल मैंडेट क्रिएट कर दिया गया था इस डायरेक्शन से। सो द बेल प्रोसीडिंग रिक्वायर ओनली अ प्राइमा फेसी असेसमेंट, नॉट डिटेल एडजुडिकेशन ऑफ एविडेंशियरी इश्यूज। एक प्राइमा फेसी असेसमेंट के लिए तो बेल जुरिस्डिक्शन बिल्कुल मान्य है, बट उससे ज्यादा अगर कोई डायरेक्शन दिया है तो ये बियॉन्ड देयर जुरिस्डिक्शन हो गया। नाउ द नेक्स्ट इश्यू जो कि एज को लेके है उस पे भी काफी सारी चीजें हैं।
द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व कि अगर हमने एक चीज देख ली कि बेल जुरिस्डिक्शन के अंदर वो एक जनरल डायरेक्शन नहीं देख सकते, बट द सेकेंड थिंग इज दैट कि फिर एज डिटर्मिनेशन के लिए क्या होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन करते हुए एंड बाय कोटिंग द अदर प्रेसिडेंट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस था जरानेल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा जो 2013 का एक जजमेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए केस ने सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया कि सेक्शन 94 ऑफ जेजे एक्ट 2015 जो है उसमें ऑलरेडी कुछ चीजें दी गई हैं। ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अगेन हाईलाइट करते हुए हायरार्की ऑफ एविडेंस फॉर एज डिटर्मिनेशन निकाला है, जिसमें सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को। जो उनका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसे हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो उनका फर्स्ट स्कूल से मिला है उस चीज उसको सेकंड प्रायोरिटी, देन बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द म्युनिसिपल अथॉरिटी, एंड लास्ट ऑप्शन या फिर लास्ट रिसोर्ट जब ये सारी चीजें नहीं अवेलेबल है तब मेडिकल ओपिनियन लेना चाहिए, जो कि ऑसिफिकेशन टेस्ट भी जिसे हम कहते हैं। ये उसी कंडीशन में होगा जब ऊपर वाली सारी कंडीशन अनअवेलेबल है, यानी ये एक लास्ट रिसोर्ट की तरह यूज होना चाहिए, विच वॉज अगेन बिल्कुल कॉन्ट्ररी था जो इस केस में बताया गया था। इस केस में हाई कोर्ट ने सबसे पहले एक मेडिकल बोर्ड ही बना दिया था जिसमें उसका मेडिकल डिटर्मिनेशन होना चाहिए। सो नाउ दिस इज द हायरार्की, एंड मेडिकल ओपिनियन अगर है भी तो वो एक गाइडिंग फैक्टर की तरफ वर्क करता है, ना कि कंक्लूसिवली उस पे ना कि कंक्लूसिव प्रूफ हो जाता है। ओनली इन एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसे यूज किया जा सकता है। नाउ लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड कि सुप्रीम कोर्ट ने रीजनिंग देते हुए ये भी बताया था, क्लैरिफाई किया था कि एज डिटर्मिनेशन इज अ जुडिशियल एक्सरसाइज व्हेन एवर देयर इज अ डाउट दैट हैज अराइज्ड। ओके, इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन एवरी केस एट द इंसेप्शन, यानी हर केस में एक जनरल डायरेक्शन देना कि एज डिटर्मिनेशन टेस्ट वुड बी द फर्स्ट स्टेप फॉर एनी केस इज नॉट समथिंग दैट शुड बी मेड मैंडेटरी। ये सिर्फ रिक्वायर होता है इंसेप्शन ऑफ द केस पे, जहां पे एक डाउट हो, एक मेजर क्वेश्चन ही एज हो, अदरवाइज इट इज नॉट समथिंग जिसपे एक मैंडेटरी डायरेक्शन दिया जाए। नाउ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आर नॉट स्टैट्यूटरीली Investigation agencies are not statutorily obligated to conduct ossification test in all POCSO matter. सारी POCSO matter पे ossification test नहीं हो सकता है, and अगर ऐसा हुआ तो फिर ये contravene होगा and it would amount to judicial legislation, यानी judiciary इंटरवीन करके एक जनरल अपने jurisdiction से इंटरवीन करके एक डायरेक्शन दे रही है, उसमें ये अमाउंट होता है। Now the court also was of the opinion that section 94 of JJ Act applies only when there is a reasonable doubt regarding age, यानी अगेन जनरल डायरेक्शन नहीं हो सकता है, मेडिकल टेस्टिंग ऑटोमेटिक नहीं होती, मैंडेटरी नहीं होती और सिर्फ लास्ट रिसोर्ट की तरह यूज होती है, अदरवाइज यूज नहीं हो सकती। सो coming to the judgment part of it, the major points, the major observations which were there and the conclusion which was drawn was that there is no statutory mandate requiring compulsory medical age determination under POCSO. Section 439 does not authorize issuance of general investigation. Section 439 में एक general investigation directions नहीं दी जा सकती है। High Court direction were beyond jurisdiction and legally unsustainable. जो भी direction थी वो legally unsustainable हो गई। The court emphasized that medical age determination test cannot be ordered mechanically. Documentary evidence such as school records and birth certificates must be given priority. यानी टेस्ट कराने से पहले सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, पहले तो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को, फिर आपके म्युनिसिपैलिटी से जो बर्थ सर्टिफिकेट मिल रहा है उससे, एंड ऑफ कोर्स ये सारी ऑब्जर्वेशन के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जिसने इस केस को एक बहुत हाईलाइटेड केस बना दिया वो ये थी कि कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स जो होते हैं दो एडोलेसेंट्स के बीच में शुड नॉट ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हार्श क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। अब बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जब फैमिलीज रिलेशनशिप के अगेंस्ट होती है तो जो भी लड़का होता है उस पे पॉक्सो के चार्जेस लगाकर या फिर उसे कह दिया जाता है कि उसने बच्ची को पहला फुसला के रिलेशनशिप में आके या जो भी चीजें हैं
उस चीज को एक क्रिमिनल एंगल दे दिया जाता है। बट इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो एडोलेसेंट रिलेशनशिप्स होते हैं वो हर बार ऐसा नहीं होता है कि जबरदस्ती हो, या फिर ऐसा नहीं होता है, देयर आर फैक्टर्स जो कि कंसिडर करने चाहिए, जैसे कि रिलेशनशिप कंसेंशुअल है कि नहीं है, उन दोनों के बीच में एज गैप क्या था, क्या दोनों क्लोज इन एज ग्रुप से बिलोंग करते थे। सो ऑल दिस फैक्टर हैज टू बी सीन। यहीं पे जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन है वो अभी जो करंट टाइम चल रहा है उसको देखते हुए ध्यान में रखते हुए दिया गया था। नाउ कोर्ट मस्ट अडॉप्ट अ बैलेंस्ड राइट बेस्ड अप्रोच, यानी एक राइट्स बेस्ड अप्रोच जब हम लेकर आएंगे, स्पेशली इन मैटर्स ऑफ पॉक्सो, क्योंकि पॉक्सो इन इटसेल्फ बहुत ही सेंसिटिव केसेस रहते हैं उसमें, एंड उसको जब हम देखते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ विक्टिम मेंटालिटी के साथ नहीं देखना होता है, हमें उसको एज एडोलेसेंट रिलेशनशिप जो रहते हैं उनको भी पर्सपेक्टिव में रख के देखना होता है, एंड तभी ये वाला जो एक्ट है उसका पर्पस सॉल्व हो पाएगा। व्हेन पॉक्सो वाज बॉट, और जब पॉक्सो से रिलेटेड प्रोविजंस को लाया गया था, इट वाज नॉट मेंट टू पनिश, इट वाज जस्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज, फ्रॉम the fact of being exploited, and the mere fact that because there are charges you can't put another child on risk. So that is also something that has to be considered. Now court recommended the center consider introduction of a Romeo Juliet clause. अब Romeo Juliet clause क्या है and उसकी क्या importance है वो हम समझेंगे। See, Romeo Juliet clause जो है वो प्रिवेंट करने के लिए वो शेक्सपियरियन उसका रेलेवेंस ही है। जो रोमियो जूलियट का हम लोग विलियम शेक्सपियर ने जो टर्म यूज किया था डिस्क्राइबिंग अ टीनेज लव स्टोरी, उसी से उसका रेलेवेंस डिराइव होता है। जो लीगल प्रोविजन है, इट्स अ सेक्सुअल ऑफेंस लॉ दैट प्रिवेंट्स क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी बिटवीन एडोलेसेंट्स हु आर क्लोज इन एज ग्रुप। ऑल्सो इट्स जो चीज हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि एक तो वो कंसेंशुअल ऊपर से 3 एज रिलेशनशिप है जो कि नहीं ट्रीट करना चाहिए एज अ सेक्सुअल ऑफेंस, या फिर उसे हमें सेम एज अ अडल्ट रिलेशनशिप के भी दायरे में नहीं रखना चाहिए। सो दैट इज वाई एक सेपरेट क्लॉज लाने की जरूरत है। ऑल्सो यंग पीपल आर नॉट should be labeled as sexual offenders for anything that has been mutually consented. Okay, and the law distinguish between exploitation and peer relationships. So there is a difference. It is not something that is there are things that called as peer relationships, and it has to be differentiated from being exploited. जहां तक हम बात करते हैं अराउंड द वर्ल्ड, there has been noted that जो close in relationship है काफी सारी कंट्रीज में अब इसको लेके प्रोविजंस बन चुके हैं। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन में एज ऑफ कंसेंट 16 है, और 14-15 इयर्स का जो एज ग्रुप होता है उस पर वो एक्सेप्शन दिया जाता है, प्रोवाइडेड कि कंसेंटेड पार्टनर्स होता है वो 5 इयर्स ओल्डर या यंगर के एज ब्रैकेट में है। सेम अप्लाइज टू कनाडा ऑल्सो, यूनाइटेड किंगडम ऑल्सो। जो यूनाइटेड किंगडम्स के लॉ है उसमें म्यूचुअली जो कंसेंटिंग टीनेजर्स हैं उनके क्लोज इन एज रिलेशनशिप को प्रोसिक्यूशन से प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके लिए लॉज है। एंड जर्मनी में भी इस चीज को लेके लॉज है, अनलेस कोई भी एक्सप्लॉइटेशन या कोर्शन इन्वॉल्व ना हो, उसके अलावा ये चीज प्रोटेक्टेड है। सो अराउंड द वर्ल्ड ऑल्सो वी हैव सीन दैट प्रोविजंस आर मेड फॉर दिस। In India also, there have been recommendation for POCSO Act. Even before this, there was this case, Jarnal Singh versus State of Haryana, उसमें भी इसकी बात की गई थी। लीगल डिबेट्स इस पे रहती हैं, एंड जो कंसेंट एज है उसको लेकर भी 2012 से इस पे डिबेट चल रही है। जब पॉक्सो एक्ट आया था उसके बाद में भी कंसेंटिंग एज चेंज हुई है। सो of course with time, with the change in the society, with the change in circumstances, एज को लेकर भी काफी सारे चेंजेस आए हैं। नाउ पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या रहेगा, एक स्टिग्मा जो है सेक्सुअल ऑफेंस या सेक्सुअल चार्जेस को लेके, एंड जो डर बैठ जाता है बच्चों के दिल में, उसको लेकर भी एक चीज पे अवॉइडेंस हो सकती है। एक मैंडेटरी ऑफेंडर रजिस्ट्री, अगर एक बार किसी बच्चे पे पॉक्सो के अंडर चार्ज लग गया, इवन दो वो खुद भी बच्चा है या फिर क्लोज इन एज ग्रुप में है, एंड ही इज जस्ट टर्न्ड 18 और समथिंग, तो भी अगर उन पे चार्ज लग गया तो वो ऑफेंडर रजिस्ट्री में हमेशा के लिए उनका नाम आ जाएगा, एक सेक्सुअल ऑफेंडर का भी धब्बा उस पर लग जाएगा, एंड फॉर लाइफ लॉन्ग वो चीज कैरी फॉरवर्ड होगी। ऑल्सो इट विल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस क्लॉज विल हेल्प इन
प्रिवेंटिंग द साइकोलॉजिकल ट्रॉमा फॉर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, जो कि एक बहुत लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा हो सकता है. इट विल ऑल्सो हेल्प इन टैकलिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन एंड हम लोग एक्चुअली जो पर्पस था उस पर फोकस कर पाएंगे, यानी जो बच्चे हैं उन्हें सेक्सुअल ऑफेंस से प्रोटेक्ट करने का जो पर्पस है उस पर ज्यादा फोकस हो पाएगा. एंड ऑल्सो इट विल बी इन अलाइनमेंट विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. ऑफ कोर्स देयर आर सम ऑफ द पोटेंशियल थ्रेट्स कि रिलायबिलिटी कैसी रहेगी, मिसयूज ना हो जाए अंडर दिस एक्ट. ऑल्सो जो एज गैप है दैट हैज टू हैव सम डेफिनेशन, ताकि जो सेक्सुअल प्रेडेटर्स हैं उनसे भी बचाया जा सके. नेक्स्ट इन what would it mean in India is that it will exempt young people जो है उनको क्रिमिनल चार्जेस से बचा पाएगा. एंड एक सोसाइटल डिस्प्यूट जो बहुत लॉन्ग टर्म है, now that we see in society it's a very common thing to have a relationship, and इसका एक जो स्टिग्मा अटैच हो चुका है जिसकी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर, उस चीज को भी हम टैकल कर सकते हैं. So that's it for this case. I'll see you in the next case, and until then do like, share and subscribe to official YouTube channel of Law Prep Tutorials.